नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। आज विचार मंथन में एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने 37 वर्षों तक पुलिस में अनवरत सेवा करके कई आयाम स्थापित किए, ऊर्जा देने का काम किया, दिशा देने का काम किया और अपनी दूरदर्शिता से अब समाज सेवा में लगे हुए हैं, राजनीति से भी जुड़ाव है और बड़ा गहन चिंतन और मनन करते हैं। आज उन्हीं से चर्चा करेंगे। ये जो प्रदेश है इसके क्या हालात हैं और खास तौर से चर्चा करेंगे कानून राज की। ऐसे मनीषी हैं हमारे साथ डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ल, रिटायर्ड डीजी होमगार्ड। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं शुक्ल जी। शुक्ल जी बहुत बहुत धन्यवाद। रिटायर्ड होने के बाद भी आप समाज को एक नई स्फूर्ति दे रहे हैं। क्या चल रहा है इस समय आपका कार्य? जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। बहुत बहुत सादर प्रणाम आपको और आपके माध्यम से सभी श्रोताओं और दर्शकों को सादर अभिवादन। आईपीएस में उत्तर प्रदेश के कैडर में करीब 37 वर्ष तक काम करने के बाद अब मैं सामाजिक कामों में, राजनैतिक कामों में और लोगों की मदद करने के काम में मुख्यतः लगा हुआ हूं। और विषय ये था कि कहीं न कहीं किसी न किसी जिले में किसी न किसी रूप में मैं पूरी यूपी में रह चुका हूं। कहीं आईजी रहा तो कहीं डीआईजी रहा तो कहीं एसपी रहा, कहीं एडिशनल डीजी रहा, पूरी यूपी में। तो उस नाते पूरी यूपी के एक एक जिले का ज्ञान आपकी कृपा से हमें नहीं बिल्कुल है। तो उसका एक उपयोग, लाभ मुझे ये मिलता है कि जहां कोई दिक्कत हो, जहां कोई बात हो, तो मुझे वहां पर जानने वाले, पहचानने वाले, मिलने वाले सब जगह निकल आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो सेवा काल में मिले थे वो अभी भी परिचित हैं, मित्र हैं तमाम। अब अगली बात ये कि 2018 अगस्त में सेवानिवृत्त होने के बाद मैंने समाज सेवा को अपना धर्म बनाया। यद्यपि पुलिस की नौकरी के दौरान वहां भी मुख्यतः काम यही होता था कि अपराधियों का दमन और भले आदमियों का संरक्षण। लेकिन अब ये नौकरी का जो बंधन था वो समाप्त हो गया, तो आप अपने तरफ से प्रोग्राम बनाने को, काम करने को स्वतंत्र हैं कि जहां कहीं कोई दिक्कत टीवी में, अखबार में या लोगों के माध्यम से मालूम हुई, वहां पहुंच जाना, मदद करना लोगों की यथासंभव। और बहुत से लोग जो जानते हैं पहले से वो खुद आ जाते हैं। लखनऊ में मैंने गोमती नगर विस्तार खंड में आवास बना लिया और वहीं से रहकर लोगों के यथासंभव काम करना। शुक्ला जी, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं। आपने कहा कि आप लगभग हर जिले में रहे और हालांकि अभी आपके रिटायरमेंट का कोई ज्यादा समय नहीं हुआ जी, लेकिन आपको लगता है कि आपकी जो पुलिस थी और जो आज की पुलिस है उसमें आप क्या भेद पा रहे हैं, क्या अंतर पा रहे हैं इस समय? जो अंतर मुख्य हुआ है वो ये कि धीरे 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 पुलिस की जो सरकार से मदद आई कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने दृढ़ता पूर्वक ये कहा कि जो बदमाश हैं इनको पूरी सख्ती से निपटिए और कोई प्रशासनिक कामों में किसी का हस्तक्षेप नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। उसका परिणाम क्या हुआ? अच्छे अच्छे माफिया बदमाश जिनके नाम की तूती बोलती थी, उनके नाम से अवैध वसूली हो जाती थी, वो सब सकते में आ गए। तमाम उसमें से डर गए, तमाम बाहर भाग गए और बहुतों ने जेल
जाना पसंद किया बेल कटवा के, जमानत कटा के जेल चले गए। शुक्ला जी, इसमें दो सवाल। जी, एक सवाल ये कि आज आप कह रहे हैं कि माफियाओं पर बिल्कुल जैसे कहर की तरीके से हाँ, बर्पा कर रहे हैं हाँ, हमारे योगी है, बिल्कुल सही है। आप जब आप पहले थे तब आप क्यों नहीं कर पाते थे? क्या कारण था? कोई राजनीतिक दखलंदाजी होती थी? आप भाई साहब हमसे ज्यादा हाँ। इसलिए जानते हैं हाँ। कि पत्रकारिता में रहते हुए आपने दोनों एंगल देखे। नहीं, मैंने देखा, शासन भी देखा, पब्लिक भी देखा। लेकिन कुछ तो बुनियादी जरा एक फर्क बता दीजिए, बुनियादी फर्क। बुनियादी फर्क जो था हाँ। कि उस समय यह दृढ़ प्रतिज्ञा शासन स्तर पर नहीं थी कि माफियाओं को रगड़ दो, हाँ। इनकाउंटर कर दो, हाँ। अगर या तो प्रदेश छोड़कर भाग जाएं या अपने अंजाम को पहुंच शुक्ला जाएं। जी, एक बात और, आपने कहा कि ये कहा गया बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं होगा, लेकिन इंटरफेरेंस ना होने से कहीं ना कहीं जो हमारे नौकरशाह होते हैं, अधिकारी होते हैं, कहीं कहीं मनमानी भी करते हैं। बिल्कुल। और इस तरीके की शिकायतें, आप तो इस समय बीजेपी में भी है जी, आप गुड गवर्नेंस और जी। सेंट्रल उसके कोऑर्डिनेटर भी है जी। आप भी भली बात जानते हैं जी, जी, जी। कि जब इंटरफेरेंस की बात हुई कि कुछ नहीं होगा, आप स्वतंत्र हैं, तो लोगों ने मनमानी भी की जी। और कार्यकर्ता परेशान भी हुआ, जी। नेता भी परेशान हुआ। जी। क्या ये बात सही नहीं है? बिल्कुल। हाँ। आपने नब्ज पकड़ ली, जो हमारी व्यवस्था है उसकी नब्ज पकड़ ली। क्या कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो बड़ी नेक नियति के साथ हाँ। ये बात कह दी कि भाई न्यायपूर्वक शासन करो, सख्ती करो, अपराधियों पर पूरी सख्ती करो ताकि क्राइम कंट्रोल हो। लेकिन जो नौकरशाही थी उसमें पुलिस भी शामिल है और विभाग भी शामिल हैं, उसमें व्यक्तिगत स्तर पर तमाम लोगों ने जब उनको हो गया कि अब कोई हमको नहीं बोलेगा, तो उन्होंने भीतर भीतर बदमाशी शुरू कर दी। ओहो, यही मैं कह रहा कई था। लोगों ने हाँ। गड़बड़ करके हाँ। कहीं चुपचाप घूस ले ली और कोई जान नहीं रहा और उसकी थोड़ी सी तरफदारी कर ली। और इस तरह की घटनाएं जब कई जगह हुई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो एंगल भी घुमाया। कहा डीजी पुलिस, कमिश्नर पुलिस सब जगह बुला बुला के कि कोई भी बदमाश माफिया घूस देकर, सिफारिश कराकर, आज हिम्मत नहीं है किसी की कि थाने से किसी को जबरदस्ती छुड़ा ले जाए। एक समय होता था, आपको याद होगा भाई साहब? बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा हूं कि थाने से लोग मुलजिम छुड़ा ले जाते हैं। अब आजकल अगर कोई नेता ने छुड़वाने की कोशिश की तो पहले वो पार्टी से बाहर। ये एक उच्च स्तर का काम। तो लेकिन नौकरशाही, लेकिन अभी ये पूरा हुआ नहीं है। जी, जी, जी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं हुआ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें अभी और सुधार की जरूरत क्या है। करना चाहिए? एक पॉइंट नंबर एक, मेरा मानना है कि घूसखोरी पूरी तरह रोकने के लिए जी। हर जिले जिले में हम लोग एंटी करप्शन के व्यवस्था कर दें। जी। अभी वो व्यवस्था नहीं हुई। नंबर बहुत दो, अच्छी बात। जी। नंबर दो बात भी कहना चाहते हैं? जी, नंबर दो बात कि जो पारदर्शिता जी जो दिखनी चाहिए, तो हर जिले में जनप्रतिनिधियों और नौकरशाही के लोगों की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाए जो वाजिब को बढ़ाए और गैर वाजिब को रोके। आपने क्या ये सुझाव नहीं दिया अपने मुख्यमंत्री जी को? जी, आप आश्चर्य करेंगे, ये इस पर सुझाव भी हुआ। आपने सुना होगा कि एक समाधान दिवस करके कंसेप्ट चली कि दोनों पक्षों को डीएम, एसपी, एसडीएम, सीओ सबके सामने बुला लो और वहीं पे समाधान करो। ऑर्डर हो गए और अब उसके कारण जो गड़बड़ी होती थी काफी रुक रही है। चलिए शुक्ला जी, एक सवाल और, आपने बहुत अच्छी बात कही कि इस समय किस तरीके से योगी सरकार ने बिल्कुल कानून व्यवस्था के लिए कमर कस ली और माफिया भी है, लेकिन क्या उसके बावजूद बिकरू कांड एक बड़ा चैलेंज नहीं रहा योगी सरकार के सामने? बिल्कुल, इस तरह की चोरी चोरी की घटनाएं कि नीचे नीचे नेक्सस अपराधी का, पुलिस का, इस तरह का बनता रहता है और बिगड़ता भी रहता है। आपने देखा कि जो डिप्टी साहब, एसपी साहब ने, डिप्टी साहब ने उसको कंट्रोल किया, मारा इनकाउंटर में, वो भी उसमें शहीद हो गए। लेकिन
इस प्रकार की वो इतना पुलिस ने सख्त कार्रवाई की कि पूरे देश में चर्चा हो गई। हाँ, कि अगर ऐसा नेक्सस होगा हाँ। तो जो आपके तत्कालीन एसएसपी थे वो आज भी निलंबित हैं। बिल्कुल। और जो तत्कालीन तमाम पुलिस अधिकारी उसमें लपेटे में आ गए। शासन ने कह दिया कि अगर अच्छा काम करोगे तो वाह वाह, अगर नहीं करोगे सस्पेंड। ये पारदर्शिता। तो शुक्ला जी, इस बिकरू कांड ने क्या सबक दिया सरकार को, शासन को, कि किस तरीके से गठजोड़ होता है, किस तरीके से, क्या कुछ सबक लिया हमारी सरकार ने? देखिए, जहां तक सबक की बात और जहां घटनाओं की बात है जी, चोरियां हाँ, हरदम आज तक के इतिहास में 100% नहीं रुकी, क्योंकि ये मानव स्वभाव से जुड़ा हुआ है। लेकिन बिकरू कांड जो है वो सामान्य चोरी नहीं है। हाँ, नहीं, बिकरू कांड सामान्य चोरी, उस तरह की प्रवृत्ति की बात कर रहा हूं। जी, जी, जी। और उसका परिणाम ये हुआ हाँ, कि बिकरू कांड जैसी घटना यूपी में दोबारा नहीं हुई जी। और तमाम इस तरह के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को, एंटी करप्शन को लगा कि तमाम खबरें इकट्ठा की गईं और जो माफिया गड़बड़ कर रहे थे उन पे गैंगस्टर एक्ट और संपत्ति जब्त करने का काम सरकार कर रही है। लेकिन एक बात शुक्ला जी और देखिए, आप कह रहे हैं कि बिकरू कांड नहीं हुआ, मैं मानता हूं बिकरू कांड नहीं हुआ और न भी हो, हम तो ईश्वर से ही मनाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जगह जगह आपको ये खबरें नहीं आती है कि पुलिस पार्टी पर हमला बोल दिया गया, वहां पर लोगों ने हमला किया, बंधक बना लिया, मारपीट हुई, लाठीचार्ज हुई। आज भी कहीं ना कहीं पुलिस का जो भय था, जो दरोगा राज था, हमारे घर के बाहर से खाकी वर्दी में निकल भर गए या फटफटिया से दरोगा जी निकल गए, हम लोग दहशत में आ गए जाते थे, लेकिन अब वो कुछ नहीं है। बिल्कुल। इसमें एक ही बात कहूंगा भाई साहब, ये दहशत शब्द जो होता है ये बड़ा कंपैरेटिव है क्या, कि अच्छे लोगों में खुशी होनी चाहिए, पुलिस आई है, बदमाशों में डर दहशत होनी चाहिए। अब अफसोस ये है कि वो जो एकदम ऐसा भाव कंप्लीट हो जाना चाहिए वो अभी भी नहीं हो पाया। उसमें और सुधार की जरूरत है कि थाने स्तर पर जो पुलिस पहले करती, सिटीजन कमेटी, नागरिक समितियां, लेकिन उसमें भी तो सब वो हिस्ट्री शीटर और ये टाइप के लोग हाँ, जो तो ये मुखबिर लोग हाँ, भर जाते हैं, ये बिल्कुल संभ्रांत लोग कहा जाते हैं। इसके लिए होता क्या है कि संभ्रांत जो सचमुच इज्जत वाला है भाई साहब, उसके पास इतनी फुर्सत नहीं, हाँ, वो ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। बिल्कुल सही तो बात। जो समाज न्यूट्रल होता है वहां बदमाश आगे निकल जाते हैं। जैसे वैसा बोला, खोटा सिक्का अच्छे सिक्कों को बाहर कर देता, चलन से बाहर कर देता। वही तो जब अच्छे लोगों से मैं अपील करूंगा कि रुचि लो, सक्रिय बनो, और अगर कोई थाने में गड़बड़ हो रहा है ऊपर के अधिकारियों को बताओ, चिट्ठी लिखो, मुख्यमंत्री जी को लिखो, शासन को लिखो, सबको बताओ, अखबारों को लिखो, देखिए आप कहीं ना कहीं से कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन शुक्ला जी, आज मैं एक चर्चा आपसे और कर लूं, क्योंकि आपका भाजपा से जुड़ाव है जी। क्या आपके जैसे नौकरशाह जी रहे और जिनका अनुभव भी है जी, और जो बड़ी बेबाकी से सब बात भी करते हैं जी, क्या राजनीतिक दल या अन्य संस्थाएं, या मैं आज सीधा सीधा शब्द आपसे कहूंगा, बीजेपी को आपके जैसे व्यक्ति का जितना लाभ उठाना चाहिए तो नहीं उठा पाई? आप भाई साहब, हाँ, अब इसके कई पहलू हैं। हाँ, जैसे बहुत से लोग 20 साल से 30 साल से बीजेपी में काम कर रहे हैं, हाँ, उनकी भी अपनी वरिष्ठता है, अनुभव है जी। हम अभी 2-2.5 साल पहले आए बीजेपी में, तो आप अगर हमको एकाएक कोई बहुत ऐसा बड़ा पद दे दिया जाए तो उन सब लोगों को कष्ट होगा। तो हमें न्याय पर चलना चाहिए, हमें भी उतना उम्मीद करना चाहिए कि हमें योग्यता है, अनुभव है, लेकिन उस पर उनका सबका भी ख्याल रखना है। और दूसरा एक और बात कहूं भाई साहब कि ये पद और ये जिम्मेदारी, ये सबसे ऊपर होता है मनुष्य की आत्मसंतुष्टि। अगर हम जनता के जो लोग हमारे संपर्क में आते हैं उनकी हम यथासंभव मदद कर सकें तो वही सार्थकता है, वही समाज सेवा है, वही राजनीति का भी लक्ष्य है। ये शुक्ला जी, इस समय आपकी बीजेपी से ब्राह्मण बहुत नाराज चल रहा है और उसका लाभ जो है हमारी मायावती उठा रही है, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन सपा वाले भी उठा रहे हैं, और जो यूँ कहा जाए तो दूसरे दल भी उठा रहे हैं। और साथ में एक सबसे बड़ी बात यह है कि कहा यह जा रहा बीजेपी भी उसी रास्ते पर उतर आई,
प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, जय हो प्रबुद्ध वर्ग की, ये सब शुरू हो गया। क्या आप मानते हैं कि वास्तव में ब्राह्मणों के साथ में ऐसा कुछ अत्याचार हो गया जिसके कारण वो बिफर गए? मैं आपसे ही भाई साहब ये कहूंगा जी। कि बिकरू कांड अगर हुआ जी, तो उसको लेकर तमाम लोग अगर ये कहने लगे कि ये सरकार ब्राह्मण विरोधी, पुलिस ब्राह्मण विरोधी, तो ये उनसे पूछिए कि भाई साहब जिसको डिप्टी साहब को मारा विकास दुबे ने, वो भी तो ब्राह्मण ही थे। नंबर 2 बात कि कितने ब्राह्मणों की हत्या, संतोष शुक्ला का हत्याकांड, हाँ। भाई साहब तमाम लोगों की, ब्राह्मणों की क्या? इसलिए ये कोई ब्राह्मण और दूसरी जातियों का मुद्दा ही नहीं है, ये अपराधी और भले आदमी पुलिस का मुद्दा है। नंबर 2 बात, जो लोग ये कहते हैं तो मैं तो बड़ा ताजुब करता हूं कि भाई अभी हितेश अवस्थी डीजीपी थे पुलिस के जी, जो आरोप लग रहा है अवनीश अवस्थी जी प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह, तो इसी तरह आरके तिवारी प्रदेश के मुख्य सचिव हैं। अब अगर ये लोग फिर भी ये आरोप लगाते हैं कि सरकार ने ऐसे ऐसे पदों पर, महत्वपूर्ण पदों पर इन लोगों को बैठा रखा है, तो इसके बावजूद कौन सा ऐसा काम है जो सरकार ने कर दिया कि जिससे लगे आपको कि ब्राह्मण विरोध हो रहा है? लेकिन भाई साहब ये पार्टी प्रोपेगेंडा होता है। प्रोपेगेंडा, ये प्रोपेगेंडा करके अगर फायदा मिल रहा है किसी पार्टी को तो वो करेंगे, और ताकि वो भड़का सके। तो ये कामी विरोधी पार्टियों का होता है कि वोट लेने के लिए वो कहते हैं, मन में वो भी नहीं, वो जो भी जानते हैं कि अरे ब्राह्मणों को तो क्या, इवन मुसलमान भाइयों के लिए भी जितनी सरकार की कल्याण योजनाएं आई, चाहे वो केंद्र की चाहे प्रदेश की, सभी में पूरा भरपूर लाभ मुस्लिम भाइयों को भी हुआ। उसमें कोई ये भेद नहीं हुआ कि इस बिरादर का है, इस धर्म का है, इसलिए ना दो। तो इसी से ये सब प्रोपेगेंडा होता है। इन बातों में भले लोगों, समझदार लोगों को बचना चाहिए। लेकिन 2007 का जो चस्का लगा मायावती को, वही अब वो चाहती है कि इस चुनाव में भी आ जाए। लेकिन तो आपने दोनों बात कही सब, हाँ। कि प्रबुद्ध सम्मेलन, जब भाजपा के प्रबुद्ध सम्मेलन जी। फर्क है। आप देखिए वो बुद्धिजीवियों के सम्मेलन करते हैं, हाँ। और उसमें दूसरी बिरादरी के भी लोग सब आते हैं, और जबकि ये जो खुला ये केवल एक जाति के ब्राह्मणों के सम्मेलन कराने का काम ये जैसे अभी बसपा के द्वारा किए जा रहे हैं, और सपा ने भी कुछ उसकी प्रतिक्रिया में अपनी इंतजाम किया है। लेकिन जो भाजपा में इस प्रकार के सम्मेलन हो रहे हैं प्रबुद्ध, वो प्रबुद्ध प्रकोष्ठ है पूरा भाजपा का, और उसका अर्थ होता है कि वकील, डॉक्टर, पढ़े लिखे लोग, प्रोफेसर, वो सब किसी भी बिरादरी के हों, वो सब प्रबुद्ध प्रकोष्ठ में आते हैं और शामिल रहते हैं। नहीं, आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में ये जो एक तरीके से बीएम फैक्टर, ब्राह्मण मुस्लिम फैक्टर्स लाने की कोशिश की जा रही है, आपको लगता है कि ये चलेगा कुछ फैक्टर? जहां तक फैक्टर चलाने की बात है साहब, तो अपना फैक्टर चलाने की सब पार्टियां आ गए, ओवैसी अभी आ गए। ओवैसी कहते हैं 19% हो, सब लोग एक तरफा वोट दो। क्या कहें? लेकिन आप जानते हैं वैसा जी कि ये चाहे जितना ये लोग अपील करें, लेकिन हर क्षेत्र में कैंडिडेट लड़ेगा, वो किस विचारधारा का, किस कम्युनिटी का, किस सेवा का, समाज सेवा कितनी की है, उसके सबके आधार पर पब्लिक वोट देती है। पार्टी भी देखती है, कैंडिडेट भी देखती है, वहां का क्षेत्रीय वातावरण भी देखती है। ये नहीं है कि एक आदमी ने कह दिया सब मुस्लिम एक तरफ तो सारे हो जाएं, सारे ब्राह्मण एक तरफ तो सब हो जाएं। कभी ना ऐसा हुआ है, ना हो पाएगा। हर वोटर, और ये बड़ी अच्छी बात है कि हर वोटर हमारे यहाँ अपना मत अपने विचार से सोच विचार के देता है। लेकिन ये बात भी सही है कि यूपी में जो जातीय समीकरण है वो इतने ज़्यादा हावी हो गए हैं कि एक मजबूरी भी हो गई है। अगर मैं आपकी टीम जो भी कल बनी है, अगर आप उसको देखिए तो उस टीम में ओबीसी भी है, यादव भी हैं, भूमियार लोग भी हैं, ठाकुर भी है, और सबका प्रतिनिधित्व है। मैंने एक पूरी तरीके से बैलेंस करके, संतुलित करके बनाई गई है। तो ये यूपी का जो ये कल्चर है, जातीय कल्चर, वही प्रतिबिंब हो रहा है। भाई साहब, मैं तो इस बात का बहुत पक्षधर हूं
कि ये जातीयता, ये मजहबीपन, ये सब हमारे समाज को कमजोर करता है। जी। इसलिए हम लोगों को तो चाहिए कि अपने जो उपनाम जिससे हमारा जातीय पहचान खुलती है, क्या बात है, वो हटा दें। हटा और दें। आपको बताऊं कि जी। मुझे जो व्यक्तिगत रूप से जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि मैंने शुरू से अपना नाम डॉक्टर सूर्य कुमार ही रखा है। हाँ, रखा, और उसमें कोई जातीय उपनाम के मैं पक्ष में नहीं रहता हूं। इससे समाज में दूरी बढ़ती है। हमारा सबका हित इसमें है, पूरा समाज मजबूत बने। आप अपने लोगों की मदद करो, लेकिन किसी दूसरे के प्रति नफरत या दूरी ये स्वीकार्य नहीं है, ये उचित नहीं है। अब शुक्ला जी, अब मैं आपसे एक सवाल और ये जानना चाहूंगा कि जो चुनाव आ रहा है 2022 का, उसमें बीजेपी के सामने क्या कोई बड़ा चैलेंज है या बंगाल की उलझन है जिसके कारण टीम दर टीम आज भी बैठक हो रही है, फिर वो बूथ अभियान और फिर इसके पन्ना प्रमुख सम्मेलन, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सब हड़कंप मचा हुआ। क्या कोई चैलेंज बड़ा है या फिर जो किसान आंदोलन को लेकर के जो स्थितियां हुई हैं, या जो जिस तरीके से जातीय ब्राह्मण फैक्टर चल रहा है, या जो पंचायत चुनाव में जो झटका लगा है, उस सब कारण ऐसा हो रहा है? भाई साहब, मैं तो ये कहूंगा कि बेस्ट पॉसिबल इफर्ट, यानी सबसे अच्छा जो प्रयास हो सकता है किसी भी काम में, वो पार्टी कर रही है। और वो आप भी सहमत होंगे कि हर व्यक्ति को करना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आपने वो शब्द याद होगा, परिश्रम की पराकाष्ठा। हर व्यक्ति, हर संगठन का आदमी पूरी तरह उसको लगाया जाए, उससे मेहनत कराई जाए, जनता की सुनवाई बढ़ाई जाए। और इससे ये जो दूसरी बात आपने कहा चुनौती, तो चुनौती अगर अच्छा शासन जनता महसूस कर रही है, पहले से अगर गुड गवर्नेंस है कि क्रिमिनल जिस तरह पहले भाई साहब बसें लूटती थी इस प्रदेश में, आपको याद है, ट्रक लूटते थे रात में, और रास्ते में रोक कर गाड़ियों में बलात्कार होते थे, ये वो प्रदेश है। इसलिए पहले से बहुत सुधार है। और इतना ही नहीं, योजनाओं का किसी ने सोचा था कि 2.5 लाख रुपए मकान बनाने की सब्सिडी मिलेगी? क्या फ्री राशन इतने महीनों लगातार मिलेगा? सोचिए। इसलिए ये दिखावा भले हो, लेकिन, और हम इसको बुरा भी नहीं मानते, लोकतंत्र में ये फर्ज है भाई साहब कि हर पार्टी अपना काम करे, तभी तो हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन मैं चैलेंज की बात कर रहा हूं। हाँ, क्या तो है ऐसा कोई सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इस समय? अब बताया आपसे, सबसे बड़ी चैलेंज एक होती है एंटी इनकम्बेंसी। हाँ। कि एंटी इनकम्बेंसी का अर्थ होता है कि जितना हमने चाहा था हमारा काम हो जाए। हाँ। कार्यकर्ता ने सोचा था हमारा शासन आ जाएगा तो ये वाली जमीन भी मुझे मिल जाएगी, ये वाला मेरा जो केस है वो छूट जाएगा। इस तरह की व्यक्तिगत बातें बहुत होती हैं। लेकिन मैं अपील करता हूं श्रोताओं, दर्शकों से कि ये धारा 370 क्या करने की, खत्म करने की क्षमता किसी राजनीतिक दल में थी क्या? पैरवी इतनी अच्छी तरह करके इतने साल से प्रचलित राम मंदिर बनवा देने की, खाली रोना तो बहुत लोग रोते थे, ये क्षमता किसी में थी? या इतने दिनों तक गरीबों को फ्री राशन बांटने का काम, या गांव गांव शौचालय बनवा देने का काम, क्या ये किसी ने पहले सोचा था? इसलिए हमें विश्वास है कि इतने लाभार्थी भाजपा ने कर दिए हैं। ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि लाभार्थी ही वोट दे देंगे तो पार्टी जीत जाएंगे। वो बहुत अच्छी बात आपने कही। आपने पूरे जो है निचोड़ दे दिया। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि आप 2022 के चुनाव को किस रूप में देख रहे हैं? कौन सा मुद्दा चलेगा? एक और कहा जा रहा है बेरोजगारी, महंगाई, दूसरी ओर कहा जाता है, एक और कहा जाता है कि वो कानून राज फेल है, और दूसरी जगह ये कहा जाता है राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, और ये भी कहा जाता है मतांतरण, आतंकवाद, जनसंख्या नियंत्रण। एक और ये मुद्दे भी चल रहे हैं, एक और ये मुद्दे भी चल रहे हैं, और अब तो तालिबान की भी बात की जा रही है। बिल्कुल। शुक्ला जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सीधा सीधा बताइए 2022 का चुनाव का जो सिनेरियो क्या होने जा रहा है और आप किस रूप में इसको देख रहे हैं? सिनेरियो ये होने जा रहा है कि जनता अब बहुत समझदार है और बड़ी अच्छी बात है। ये देश की जो राजनीतिक चेतना का स्तर बहुत अच्छा और बहुत बढ़ गया है।
मैं तो इंग्लैंड अमेरिका तक के लोगों से बात करता हूं तो वहां इतनी राजनीतिक चेतना नहीं जितना हमारे चौराहे चौराहे पर एक एक विश्लेषण होता है। तो ये बहुत है। और हर पार्टी भाई साहब अपना अपना एजेंडा बढ़ाने के लिए जो मुद्दे उसको सूट करते हैं वो बढ़ाती है। कोई कहेगा कि नहीं महंगाई बेरोजगारी यही एक सबसे बड़ा मुद्दा है, कोई कहेगा कि नहीं हाँ हमारे ये राष्ट्रवाद और देश एक रहेगा आजाद रहेगा ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो ये मुद्दे अपने अपने सब लोग चलाएंगे। लेकिन उचित जनता सबका निर्णय करेगी कि जनता का हित किस बात में है, कि देश जनता के हित में कौन सी पार्टी की सरकार ज्यादा अच्छा काम करेगी ये मूल्यांकन करेगी, और किससे हमारा देश मजबूत होगा समाज मजबूत होगा वो भी निर्णय करेगी। तो कुल मिलाकर ये मिश्रित सिनेरियो रहने वाला है। मिश्रित सिनेरियो, और इस मिश्रित सिनेरियो में विकास का मुद्दा एक किनारे हो जाएगा। नहीं, विकास की भी बात देखिए, विकास की बात करीब करीब सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन जो एक होता है बात करना और एक होता है प्रैक्टिकल में करना। तो आपने खुद ही मैंने जो गिनाया कि क्या जो भाजपा की सरकारों ने जो बातें सोची कि भाई गांव गांव तक गैस पहुंच जाए ताकि लोगों की आंखें न खराब हो, महिलाओं की गांव गांव तक शौचालय बन जाएं ताकि लोगों को बरसात में और जाड़े में दिक्कत ना हो लेडीज को बाहर शौचालय के लिए जाने में। तो इस तरह की सोच मैं तो मानता हूं कि अब यह व्यक्तिगत विकास भी वैसा पहले सार्वजनिक ही विकास होता था। अब खाली रोड और सड़क की, अब रोड और रेल और पुल की बात नहीं होती, अब बात होती है परिवार के कल्याण की, कि इन चीजों से व्यक्ति का कल्याण होगा। तो मैं जानता हूं और समझता हूं कि ये मिश्रित रूप में अब जनता का भी मूल्यांकन होता है, और सामाजिक के बजाय अब व्यक्तिगत विकास भी सरकार देख रही है कि किस तरह ज्यादा IIT, ज्यादा IIM, ज्यादा मेडिकल कॉलेज। देखिए ये सब विकास ही तो है। तो विकास का मुद्दा छूट नहीं रहा, विकास तो है ही, उसके साथ साथ व्यक्तिगत और पारिवारिक विकास वो भी आगे बढ़ेगा। और तालिबान वगैरह भी चलेगा खूब तेजी के साथ। तालिबान से देश को खतरा है, क्योंकि आज भाई साहब अगर ये लोग बढ़ेंगे आतंकी बिल्कुल, बिल्कुल, तो देश में बम फोड़ने के लिए देर नहीं करेंगे। बिल्कुल, और बिल्कुल। हमारे देश के जो दुश्मन हैं वो इसी चक्कर में लगातार हैं, और मरने वाले कोई विदेश से नहीं आएंगे। बम फूटेंगे तो अपने ही देश की जनता को मरना होगा, इसलिए रोकना है उसको। अब एक अंत में सवाल, बीजेपी कह रही है 300 के पार और सपा कह रही है 400 के पार और कांग्रेस कह रही है अब की बार मेरी सरकार। हाँ, अब बीएसपी ने तो कह दिया है सीधे तौर पर अब ना जो हाथी है वो गणेश है और ब्रह्मा विष्णु महेश है, सब मेरे साथ हैं। और परशुराम की भी जय हो रही वहाँ पर और जय श्री राम भी बोले जा रहे हैं। आप बताइए कि ये तीनों में मिला करके आप किसको किस रूप में देख रहे हैं? मैं अंत में आपका आकलन चाहता हूँ। मेरा आकलन ये है जी कि जनता केवल बातों पर अपना अपना पार्टी के हित में है वो सब कह रहे हैं, लेकिन अंत में जनता जब निर्णय देती है कि भाई अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाओ, अब तक तुमने, जब तुम्हारी सरकार थी तब तुमने कितना काम किया, तब कितनी जनता की समस्याएं हल किया, तुमने कितना व्यक्तियों का परिवारों का विकास किया, बताओ। उस अनुभव के आधार पर जनता वोट देगी, और उन अनुभवों में भाजपा ने सबसे ज्यादा काम किया है, इसलिए भाजपा को बेहतर सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे ढंग से राजनीतिक विश्लेषण भी किया, सामाजिक विश्लेषण भी किया, कानून राज का भी, और निश्चित रूप से इस प्रदेश से जातिवाद खत्म होना चाहिए। बिल्कुल, इस प्रदेश से रिश्वतखोरी खत्म होनी चाहिए। इस प्रदेश से जो नापाक गठजोड़ हैं वो खत्म होने चाहिए। और हमारी भी यही राय है, हमारे विचार मंथन की भी यही राय है। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।